हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। G20 का शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है और इस करंट अफेयर्स वीडियो में उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और डिटेल्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, लाइक बटन दबाएंगे तो मुझे खुशी होगी। पहला क्वेश्चन, G20 की स्थापना के बाद पहली बार 2023 में विस्तार हुआ है इसका, तो 21वां सदस्य कौन बना है इसका? आंसर होगा अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन। न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो भारत मंडपम, वहाँ पर G20 का शिखर सम्मेलन शुरू हुआ 9 सितंबर को और उस उद्घाटन सत्र के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी यूनियन को इस संगठन का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा और फिर उसके बाद इस पर सभी ने सहमति जता दी है। ठीक है, यहाँ तक चीन, रूस, बाकी तमाम देशों ने। और उसके बाद देख रहे हैं आप कि अफ्रीकी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने गले लगा लिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उनका नाम क्या है? अफ्रीकी यूनियन के हेड का अजाली ओसोमानी। ठीक है, तो इसी के साथ अब संख्या G20 की बढ़ के हो गई है G21। तो आने वाले वक्त में इसका नाम औपचारिक रूप से G21 हो सकता है। संभव है कि कल ही इसका ऐलान कर दिया जाए, लेकिन ये तो हो गया है कि अफ्रीकी यूनियन इसमें शामिल हो गया और अब G20 में 21 देश हो गए हैं। तो कौन कौन से देश हैं एक बार उसको देख लेते हैं। टोटल G20 के 21 देश कौन कौन से हैं, तो ये पूरी लिस्ट रही कौन कौन से। भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, USA, यूरोपीय यूनियन और एक और है अब नया अफ्रीकी यूनियन। तो अब 21 टोटल सदस्य हैं G20 के और आने वाले वक्त में ये G21 कहलाएगा। नाम इसलिए चेंज होगा जैसे कि आप देखिए कि पहले G8 हुआ करता था, उससे रूस को हटाने के बाद वो G7 हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये नाम G21 होना है। और ये तो इसके सदस्य हैं तमाम। इसमें 19 देश हो गए और 2 यूनियन हो गया, एक अफ्रीकी यूनियन और एक यूरोपीय यूनियन। इसके अलावा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसका कोई अस्थायी सचिवालय मुख्यालय नहीं होता है, जहां जिस देश को इसकी अध्यक्षता मिलती है वहीं पर इसका दफ्तर हो जाता है। अब अफ्रीकी संघ को देख लेते हैं मैप के जरिए। प्यारा भारत है और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर। अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन, ये पूरा जो अफ्रीका देख रहे हैं इसके 55 देशों का संगठन है अफ्रीकी यूनियन। हिंदी में कहेंगे अफ्रीकी संघ। और अफ्रीकी महाद्वीप के तमाम देश हैं 55। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 2002 में स्थापना हुई थी, 2002 में। ओके, और ये जो मैप देख रहे हैं इसमें डार्क ग्रीन के देश हैं और कुछ हल्का ग्रीन है। जो हल्का ग्रीन है वहाँ पर सैन्य शासन है, उसकी वजह से उन देशों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो इसका जो काम है वो अफ्रीकी एकता को बनाए रखना और आपस में ट्रेड को, शांति को, इन सब को बहाल करना। और अफ्रीकी यूनियन की जो शुरुआत है ना, वो एक दूसरे तरीके से हुई थी। अफ्रीकी एकता संगठन के रूप में शुरू हुआ था ये 1963 में। और अफ्रीका के तमाम जो स्वतंत्र कुछ देश थे उन सब ने मिलकर ये शुरू किया था। उसका नाम क्या था? अफ्रीकी एकता संगठन। बाद में फिर इसको जब वक्त के साथ बदलाव हुए और फिर ये तय हो गया कि एक अफ्रीकी यूनियन बना दिया जाए, तो 2002 में औपचारिक रूप से ये ऐलान किया गया अफ्रीकी यूनियन का। ठीक है, तो ये इस महाद्वीप का ये लोगो है अफ्रीकी यूनियन का। ठीक है, तो अफ्रीकी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजाली ओसोमानी। ओके, तो ये जो समिट हुआ है तो उसके पहले दिन उद्घाटन सत्र के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि दुनिया में भरोसे का संकट हुआ है। क्या क्या कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो कही हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। ठीक है, और ख़ास बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहाँ पर बैठे हैं वहाँ लिखा हुआ है भारत, यहाँ इंडिया नहीं लिखा है। तो उन्होंने ये कहा कि G20 समिट मतलब उद्घाटन के दौरान कि कोरोना के बाद वैश्विक जो विश्वास है उस पर संकट पैदा हुआ है। यूक्रेन रूस युद्ध ने इस संकट को और गहरा किया है और जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपस में चर्चा करके तमाम जो विश्वास का संकट है उसको भी हरा सकते हैं। ठीक है,
और भी बातें कही कि 60 शहरों में G20 के 200 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत के कितने शहरों में G20 के अलग अलग मीटिंग्स हुई थी। तो 60 सिटीज़ में हुई हैं, ठीक है, 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुए हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है। G20 समिट में किन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे हैं? आंसर होगा चीन, रूस, उनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है G20 समिट। तो इनके ना आने की वजह से शुरू में तो मीडिया में काफ़ी हलचल हुई थी, लेकिन अब शुरू हो चुका है कार्यक्रम, तो उसके बाद कोई चर्चा नहीं हो रही है इनके ना आने की। लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने आने की यात्रा रद्द कर दी। व्लादिमीर पुतिन, चूँकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ये नहीं आ रहे हैं, और शी जिनपिंग उन्होंने मना कर दिया था आने से, और शी जिनपिंग ने अपना प्रीमियर भेजा है। प्रीमियर का नाम क्या है? ली कियांग प्रीमियर का नाम है। अच्छा, रूस की ओर से कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट किया? तो विदेश मंत्री वहाँ के सर्गेई लावारोव। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? विशाल प्रतिमा है। आंसर का नटराज। ठीक है, क्या है? नटराज। न्यूज़ भी देख रहे हैं, काफ़ी चर्चा है इसकी दुनिया भर में, और ये नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है दुनिया की। ठीक है, इसको दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कितनी ऊंचाई है? 27 फीट ऊंचा है। चौड़ाई कितनी है? 21 फीट है। वजन लगभग 18 टन है, 18 टन। अष्ट धातुओं से बना है, यानी 8 धातुओं से। कौन कौन से? तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहे से बना हुआ है। शिव की तांडव मुद्रा में नटराज प्रतिमा है, और इसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगरों ने तैयार किया, और इस मूर्ति को लॉस्ट वैक्स कास्टिंग पद्धति से बनाया गया है। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग पद्धति से, और ये पद्धति चोल जो साम्राज्य था, चोल युग था, चोला डायनेस्टी, उस समय की तकनीक है। और इसको 3 मंदिरों से प्रेरित ये मूर्ति है। कौन कौन से मंदिर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। चिदम्बरम एक जगह है, वहाँ पर थिल्लाई नटराज मंदिर, कोनेरी राजपुरम में उमा महेश्वर मंदिर, और बृहदेश्वर में बड़ा मंदिर तंजावुर में। तो इन 3 मंदिरों से प्रेरित ये मूर्ति है नटराज की। इतनी विशाल बड़ी प्रतिमा है। ठीक है, ओके। तो चोल साम्राज्य, उसकी भारत के और भारतीय प्रायद्वीप के बड़े हिस्से पर 9वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तबाही मची है भूकंप से। उससे पहले आपको बताऊं कि पूरे करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है। डेली का PDF फ्री होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक लेना, वहाँ मिल जाएगा। और हाँ, 1 ईयर का एक मेंबरशिप प्लान है। इसके ज़रिए आपको अगले 365 दिनों तक PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी कई तरीके के, 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, डिटेल, और वीडियो का लिंक भी होता है उसमें तमाम करंट अफेयर्स के। और इसी मेंबरशिप के साथ फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, मतलब लगभग एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, वो सब कुछ अवेलेबल है, आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, उसका लिंक है। बहुत मामूली सी रकम है मेंबरशिप प्लान की। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जिससे तबाही मच गई? वहाँ पर 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक जो आंकड़ा आया है वो ये संख्या बढ़ भी सकती है आने वाले वक्त में। आंसर का इसका मोरक्को, ये अफ्रीका में स्थित एक देश है। न्यूज़ देख रहे हैं आप, 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस समय तक का ये आंकड़ा है। 9 सितंबर की अभी शाम के लगभग 5-6 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये भूकंप कब आया? 8 सितंबर की रात को 11:11 पर। ठीक है, और मोरक्को जियोलॉजिकल सेंटर का कहना है कि भूकंप की तीव्रता 7.2 थी, और इसका केंद्र 8 से 18 किलोमीटर नीचे था। ठीक है, भूकंप का एपी सेंटर एटलस पर्वत के पास पर इघिल नामक एक गांव बताया जा रहा है।
तो इसे मैप के ज़रिए समझते हैं, ठीक है। प्यारा भारत है अपना। और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर। अफ्रीका में यहाँ पर ये रेड कलर में जो दिख रहा है ना, इसे हम कहेंगे मोरक्को, ठीक है। और मोरक्को में ये थोड़ा ये डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ के बाद इधर का जो हिस्सा है ना वो वेस्टर्न सहारा है, लेकिन मोरक्को का कहना है कि हमारा ही इलाका है, इसलिए मैप यहाँ तक है। राजधानी क्या है इसकी? रबात। इसके सम्राट हैं मोहम्मद 6। प्राइम मिनिस्टर हैं अजीज़ अखनोच। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो ये वाला है मॉरिटानिया, अल्जीरिया है इधर, ठीक है। और यहाँ पर ये स्पेन, ठीक है। ये जो मैप देख रहे हैं ना, आपको थोड़ा और जूम करके मैं दिखा देना चाहता हूँ। और जूम करते हैं, हाँ। तो यहाँ पर ये स्पेन देख रहे हैं आप इस तरफ, ये मतलब इसके बाद जो है ना वो यूरोप हो जाता है और इधर है अफ्रीका। तो स्पेन का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर ये इस जगह पर है, तो इसलिए इसका ठीक पड़ोसी देश हम कहेंगे स्पेन भी है, ओके। और यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है। क्या कहेंगे? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये आपके पास सवाल हो सकता है कि कहाँ पर है, किन देशों की सीमा पर है? तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर स्पेन का कुछ हिस्सा ऑलरेडी मोरक्को से ठीक सटा ही हुआ है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है, ठीक है ना। ये है मेडिटेरियन सी। खैर, अब चलते हैं कि ये जो भूकंप आया है उसमें क्या हुआ है। भूकंप जो आया है बहुत तगड़ा है, 7.2 रिक्टर स्केल काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार ये जो भूकंप है वो पिछले 19 साल में सबसे घातक है। मोरक्को के स्टेट टेलीविज़न ने ये बताया है कि भूकंप की वजह से बहुत सारी इमारतें ढह गई हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर ऐतिहासिक स्थल है माराकेच। कौन सा स्थल है? माराकेच। तो वहाँ पर्यटक बहुत पहुँचते हैं, तो उसकी दीवारों का भी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। जो देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, ये गिर गई हैं उसकी दीवारें। तो ये भी सवाल हो सकता है यूनेस्को का वो कौन सा विश्व धरोहर है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर जो भूकंप से नुकसान हुआ जिसका, तो माराकेच कहेंगे। अच्छा, भूकंप का जो असर है ना पूरा इस इलाके में हुआ है। यहाँ पर ये अल्जीरिया, मोरक्को, ये स्पेन और पुर्तगाल है, ये वाला जो हिस्सा है ना इधर पुर्तगाल है, उस पर भी असर हुआ। और दिल्ली में यहाँ पर भारत में जो G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है, तो उसके उद्घाटन समारोह के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोरक्को में जो नुकसान हुआ है भूकंप की वजह से उस पर शोक व्यक्त किया है और कहा है कि भारत पूरी मदद करने को तैयार है वहाँ के पर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पसंद आ गया हो तो लाइक बटन तो जरूर दबा देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना वो जरूर कर लें। तो क्वेश्चन होगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंक किसकी है? कौन सा शहर है? आंसर होगा इंदौर, ठीक है। न्यूज़ देख रहे हैं आप, ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉप 3 कौन कौन से हैं। नंबर 1 है 10 लाख से अधिक आबादी वालों में इंदौर। सेकंड स्थान पर आगरा है उत्तर प्रदेश का, और तीसरा स्थान पर ठाणे है महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये तो रैंकिंग रही 10 लाख से अधिक आबादी वाले में। और ये सर्वेक्षण किसने किया है? तो CPCB ने किया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और सवाल हो कि ये जो सर्वेक्षण है वो किस प्रोग्राम के तहत किया गया है सरकार के? तो NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सरकार के किस मंत्रालय का? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके अंतर्गत है ये NCAP, यानी हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो उसके तहत ये सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है। और NCAP का लक्ष्य ये है कि आने वाले वक्त में हम कैसे प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को कम करें, नीचे के लेवल पर ले जाएं। और ये रिपोर्ट जारी की गई है 7 सितंबर को। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उसी के उपलक्ष्य पर ये रिपोर्ट जारी की गई, ओके। तो ये जो रिपोर्ट सर्वेक्षण जारी किया गया है तो 3 कैटेगरी में है। 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर, 3 लाख से 10 लाख आबादी वाला शहर, 3 से 10 लाख, और एक है 3 लाख से कम आबादी वाला शहर।
तो उसके इतने हैं, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में 47 शहरों को लिया गया है, 3 से 10 लाख की आबादी वाले 44 शहरों को लिया गया है और 3 लाख से कम आबादी वाले 40 शहर लिए गए हैं और उसके आधार पर ये सर्वेक्षण किया गया। अब सवाल ये भी होगा कि सर्वेक्षण किस आधार पर किया गया है, मतलब कि क्या क्या ऐसे मानक रखे गए हैं बेस। तो देखिए, बायोमास का नियंत्रण, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जलाना, जो कचरा है उसको क्या जला रहे हैं क्या और कितनी मात्रा में जला रहे हैं, जलाना तो गलत बात है। सड़क की धूल कितनी है, निर्माण और विध्वंस, कचरे से कैसे निपटारा किया जा रहा है, उसकी धूल है उसको कैसे निपटारा किया जा रहा है, वाहन से जो उत्सर्जन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, औद्योगिक उत्सर्जन कैसा है, जन जागरण मतलब लोगों में जागरूकता कैसी है, और PM10 सांद्रता में सुधार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? आंसर का अमरावती। ठीक है, अमरावती का पहला स्थान है। नंबर 1 है अमरावती, महाराष्ट्र का एक शहर है। दूसरा है मुरादाबाद, यूपी का शहर है। और तीसरे स्थान पर है गंटूर, आंध्र प्रदेश का शहर है। तो टॉप 3 मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? आंसर का परवाणु, ये हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। सेकंड स्थान पर है काला अम्ब, जो भी हिमाचल प्रदेश का है। और तीसरे स्थान पर है अंगुल, ओडिशा का शहर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 सितंबर को। और 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, टुगेदर फॉर क्लीन एयर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? हिमालय डे। आंसर होगा 9 सितंबर को। और इसको उत्तराखंड सरकार ने 2015 में घोषित किया था। हिमालय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भारतीय हिस्सा है वहाँ पर मानसून और जो पूरी प्राकृतिक स्थिति है उसके लिए बेहद ज़रूरी है, हमारे नदियों के लिए ख़ास तौर पर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 9 सितंबर को। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। 2020 में पहली बार मनाया गया था। और शिक्षा पर हमले से बचाने का मतलब क्या हुआ कि सशस्त्र संघर्ष के दौरान अधिकांश देशों में जहाँ भी सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं वहाँ पर सेना जो है स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों उस पर उसका उपयोग करती है और नतीजा ये होता है कि स्टूडेंट को की पढ़ाई बाधित हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। G20 पर लगातार अपडेट आपको दे ही रहे हैं। दोस्तों, कल है संडे और संडे को वीकली करंट अफेयर्स आता है तो वो देखिएगा ज़रूर। और फिर मंडे टू सैटरडे हम लोग करंट अफेयर्स आपको डेली का देंगे। ओके, बाय।